नमस्कार। हिंदी हाईवे में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। आज मैं बात करूंगा हिंदी नाटक के उद्भव और विकास के बारे में। सबसे पहले हम नाटक शब्द के बारे में जान लें। नाटक शब्द संस्कृत के नट शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है भावों का अभिनय। इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि नाटक गद्य की वह विधा है जिसे अभिनय, संगीत, नृत्य, संवाद आदि के माध्यम से रंगमंच पर प्रदर्शित किया जाता है। हिंदी में नाटक लिखने की शुरुआत पद्य यानी कविता की शैली में हुई, लेकिन आधुनिक नाटक गद्य में लिखे जाते हैं। गोरक्ष विजय, जो विद्यापति के द्वारा रचित तथा एकमात्र उपलब्ध नाटक है, को हिंदी का पहला नाटक माना जाता है। हिंदी में नाटक के स्वरूप का समुचित विकास आधुनिक युग से आरंभ होता है। सन 1850 से अब तक के युग को हम नाटक के विकास की दृष्टि से 3 खंडों में बांट सकते हैं। पहला खंड है भारतेंदु युग, दूसरा है प्रसाद युग, तीसरा है प्रसादोत्तर नाटक साहित्य। प्रसादोत्तर नाटक साहित्य को भी विधा की दृष्टि से हम 4 वर्गों में रख सकते हैं। पहला है पौराणिक नाटक, दूसरा है समस्या प्रधान नाटक, तीसरा है गीति नाटक और चौथा है प्रतीकवादी नाटक। आइए अब हम एक एक करके इन सब की चर्चा करें। सबसे पहले भारतेंदु युग के नाटकों की चर्चा करें। भारतेंदु युग की समय सीमा 1850 से 1900 ईस्वी है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपने पिता बाबू गोपाल चंद्र द्वारा रचित नहुष नाटक को हिंदी का पहला नाटक बताया है, जिसकी रचना 1841 ईस्वी में की गई थी। लेकिन तात्विक दृष्टि से यह पूर्ववर्ती पद्यबद्ध नाटकों की परंपरा में आता है। भारतेंदु जी का प्रथम नाटक विद्या सुंदर, जिसकी रचना 1868 ईस्वी में की गई थी, किसी बंगला नाटक का छायानुवाद था। इसके बाद उनके अनेक मौलिक नाटक प्रकाशित हुए, जो इस प्रकार हैं। पाखंड विडंबनम 1872 ईस्वी, वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति 1872 ईस्वी, धनंजय विजय 1875 ईस्वी, मुद्रा राक्षस 1875 ईस्वी, सत्य हरिश्चंद्र नाटक 1875 ईस्वी, प्रेम योगिनी 1875 ईस्वी, विषस्य विषमौषधम 1876 ईस्वी, कर्पूर मंजरी 1876 ईस्वी, नील देवी 1877 ईस्वी, अंधेर नगरी 1881 ईस्वी, सती प्रताप 1884 ईस्वी। अपने मौलिक नाटकों में उन्होंने सामाजिक कुरीतियों, धर्म के नाम पर होने वाले आडंबर आदि पर तीखा व्यंग्य किया है। भारतेंदु ने नाटक लिखने के साथ साथ उसके अभिनय की भी व्यवस्था की थी। इतना ही नहीं, उन्होंने स्वयं अभिनय में भी भाग लिया था। भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से श्रीनिवास दास, राधा कृष्ण दास, खंग बहादुर लाल, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र तथा राधाचरण गोस्वामी आदि ने भी अनेक नाटकों की रचना की। इन नाटकों में मुख्य रूप से समाज सुधार, देश प्रेम या हास्य व्यंग्य की प्रवृत्ति ही मिलती है। इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि वस्तुतः भारतेंदु का नाटक साहित्य लोकरंजन एवं लोकरक्षण दोनों दृष्टियों से संपन्न रहा है। नाटकों का दूसरा युग प्रसाद युग है,
जिसकी समय सीमा 1900 से 1930 ईस्वी है। पहले जहां पौराणिक एवं कल्पित कथानकों को नाटकों में अपनाया जाता था, वहीं नए युग में यानी प्रसाद युग में ऐतिहासिक विषयों को अपनाया गया। इस परिवर्तन की सूचना सबसे पहले जयशंकर प्रसाद के नाटकों में मिलती है। जयशंकर प्रसाद ने 1 दर्जन से अधिक नाटकों की रचना की, जिसकी सूची इस प्रकार है: सज्जन 1910 ईस्वी, कल्याणी परिणय 1912 ईस्वी, करुणालय 1913 ईस्वी, प्रायश्चित 1914 ईस्वी, राजश्री 1915 ईस्वी, विशाख 1921 ईस्वी, अजातशत्रु 1922 ईस्वी, कामना 1923-24 ईस्वी, जनमेजय का नाग यज्ञ 1923 ईस्वी, स्कंदगुप्त 1928 ईस्वी, एक घूंट 1929 ईस्वी, चंद्रगुप्त 1931 ईस्वी तथा ध्रुव स्वामिनी 1933 ईस्वी। जयशंकर प्रसाद के अधिकांश नाटक बौद्ध युग तथा उसके दर्शन से प्रभावित हैं। अपने नाटकों में उन्होंने प्राचीन इतिहास एवं भारतीय संस्कृति को बड़ी सूक्ष्मता से प्रस्तुत किया है। नाट्य शिल्प की दृष्टि से इनके नाटकों में पूर्वी एवं पाश्चात्य तत्वों का मिला जुला रूप मिलता है। रंगमंच, अभिनेता तथा भाषा के कारण उनके नाटकों के अभिनय में व्यवधान पैदा होता है। प्रसाद युग के अन्य नाटककारों में माखनलाल चतुर्वेदी, पंडित गोविंद वल्लभ पंत, पांडे बेचन शर्मा उग्र, मुंशी प्रेमचंद आदि उल्लेखनीय हैं। पंडित गोविंद वल्लभ पंत ने वटमाला, राजमुकुट, पांडे बेचन शर्मा उग्र ने महात्मा ईशा, मुंशी प्रेमचंद ने करबला, संग्राम आदि नाटकों की रचना की। अब हम तीसरे युग की बात करें, यानी प्रसादोत्तर नाटक साहित्य की बात करेंगे, जिसकी समय सीमा 1930 से अब तक है। मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि प्रसादोत्तर नाटक साहित्य को भी हम 4 वर्गों में बांटकर देख सकते हैं, तो इसकी चर्चा फिर हम आगे करेंगे। सबसे पहले प्रसादोत्तर नाटक साहित्य के बारे में जानें। प्रसादोत्तर नाटक साहित्य की जहाँ तक बात है, इसमें ऐतिहासिक नाटकों की परंपरा का काफ़ी विकास हुआ। वृंदावन लाल वर्मा इतिहास के विशेषज्ञ हैं तथा उनकी यह विशेषता उपन्यास एवं नाटक दोनों में ही व्यक्त हुई है। वृंदावन लाल वर्मा के ऐतिहासिक नाटकों में झांसी की रानी, पूर्व की ओर, बीरबल, ललित विक्रम आदि प्रमुख हैं। गोविंद वल्लभ पंत ने राजमुकुट, अंतःपुर का छिद्र जैसे नाटकों की रचना की। अन्य ऐतिहासिक नाटककारों में सेठ गोविंददास, उदय शंकर भट्ट, लक्ष्मी नारायण मिश्र, जगदीश चंद्र माथुर, चतुरसेन शास्त्री आदि के नाम लिए जा सकते हैं। अब हम पौराणिक नाटकों की बात करें, जो प्रसादोत्तर नाटक साहित्य का ही भाग है। इस युग में अनेक लेखकों ने पौराणिक आधार वाले कई उत्कृष्ट नाटक प्रस्तुत किए। ऐसे लेखकों में सेठ गोविंददास, चतुरसेन शास्त्री, रामवृक्ष बेनीपुरी, उदय शंकर भट्ट, पांडे बेचन शर्मा उग्र तथा रांगे राघव आदि के नाम लिए जा सकते हैं। ये नाटक आज के जीवन की संकीर्णताओं एवं सीमाओं से ऊपर उठकर व्यापकता एवं विशालता का
संदेश देते हैं। अब हम समस्या प्रधान नाटकों की बात करें। समस्या प्रधान नाटकों का प्रचलन हिंदी में मुख्यतः इब्सन, बर्नार्ड शॉ आदि पाश्चात्य नाटककारों के प्रभाव से ही हुआ है। विषय वस्तु की दृष्टि से इन्हें दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला मनोवैज्ञानिक एवं दूसरा सामाजिक। ऐसे समस्या प्रधान नाटककारों में मुख्य रूप से लक्ष्मी नारायण लाल, उपेंद्र नाथ अश्क, वृंदावन लाल वर्मा, गोविंद वल्लभ पंत तथा पृथ्वीनाथ शर्मा के नाम लिए जा सकते हैं। अगला वर्ग गीति नाटकों का है। काल्पनिक तथा भाव प्रधान नाटकों को ही गीति नाटक के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र में सबसे अधिक सफलता उदय शंकर भट्ट को ही मिली है। अन्य नाटककारों में मैथिली शरण गुप्त, हरिकृष्ण प्रेमी, भगवती चरण वर्मा तथा सेठ गोविंद दास आदि के नाम लिए जा सकते हैं। अब हम प्रतीकवादी नाटकों की बातें करेंगे। प्रतीकवादी नाटकों की परंपरा की शुरुआत जयशंकर प्रसाद के नाटक कामना, जिसकी रचना सन 1927 में की गई थी, से मानी जा सकती है। इसके बाद लिखे गए प्रतीकवादी नाटकों में से प्रमुख हैं सुमित्रा नंदन पंत का ज्योत्सना, भगवती प्रसाद वाजपेयी का छलना तथा सेठ गोविंद दास का नवरस आदि। इस युग के प्रमुख नाटककारों में मोहन राकेश का नाम सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। उन्होंने आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस तथा आधे अधूरे नाटकों के माध्यम से जीवन की यथार्थता का बोध कराया है। इन सब के बाद भी आज भी नए नाटक लिखे जा रहे हैं, जिसमें यथार्थवादी दृष्टिकोण से जीवन के विभिन्न पक्षों का चित्रण किया गया है। फिर भी दूरदर्शन की बढ़ती लोकप्रियता से आज इसके विकास की गति मंद पड़ गई है। यदि दूरदर्शन के माध्यम से नाटकों को प्रसारित किया जाए तो इसकी प्रगति संभव है। अभी मैं आपको हिंदी नाटक का उद्भव और विकास के बारे में बता रहा था। मैंने कम से कम शब्दों में इसे समेटने की कोशिश की है। अगर पूरे विस्तार में जाएं तो यह वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, फिर आपके लिए भी यह बोझिल हो जाता। इसलिए मैंने कम से कम शब्दों में इसे समेटने की कोशिश की है। अगर मेरे वीडियो आपको पसंद आ रहे हों तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर तथा लाइक करना ना भूलें। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए विदा लेता हूँ। नमस्कार।